Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. In today's video, we will be covering the topic NPO. NPO के जो हमारे पहले पेंडिंग पार्ट्स रह गए थे वो दो पार्ट्स हम आज करेंगे. NPO में मैंने आपको बताया था कि NPO को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज़ कुछ स्पेसिफिक एंड जनरल टर्म्स. उसके बाद मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड एक्सपेंसेस. आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज फर्स्ट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड उसके बाद हमारा आएगा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक या कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक या कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. ठीक है, इन चारों पॉइंट्स के बाद जब ये दो पॉइंट्स मैं आपको और करा दूंगा देन उसके बाद हम करेंगे अपना पूरा एनपीओ का बड़ा क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. So the first thing that we will be covering today is fund based accounting. So what is fund based accounting? अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एनपीओ को जो अमाउंट आता है देयर आर टू टाइप ऑफ रिसीट्स जो एनपीओ में आती है. पहली हमारी होती थी जनरल रिसीट्स एंड अदर हमारी होती थी स्पेसिफिक रिसीट्स. एक होती थी जनरल रिसीट और एक होती थी स्पेसिफिक रिसीट. जनरल रिसीट हमारी क्या होती थी? जनरल रिसीट वाज द रिसीट जिसका अमाउंट या अमाउंट रिसीव्ड can be used anywhere anytime. सो हमारी जनरल रिसीट्स क्या होती थी कि जो भी हमें अमाउंट जनरली आया है, जनरल रिसीट हमें हुई है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया या जनरल डोनेशन हो गया या जनरल लेगेसी हो गया, वो अमाउंट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए कोई हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अमाउंट सिर्फ इसी स्पेसिफिक जगह पे यूज़ करना है. वी कैन यूज़ दैट अमाउंट एनीवेयर. और इसीलिए ये वाला जो हमारा अमाउंट था ये आता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ये आता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि ये वाला अमाउंट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक रिसीट. स्पेसिफिक रिसीट क्या थी? amount received can be used for specific purpose only. ये अमाउंट हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते. जिस चीज के लिए हमें ये अमाउंट मिला है हम उसी चीज के लिए ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो इसका सिंपल ट्रीटमेंट क्या होगा? सो अगर हम अपना एक बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक हमारी बनती थी बैलेंस शीट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो इनकम एक्सपेंडिचर में हमारा यहां पे आता था एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट. अब पॉइंट क्या है, जो भी मेरी जनरल रिसीट्स होती हैं, जनरल रिसीट्स आई कैन यूज दिस रिसीट एनीवेयर इन द बिजनेस. सो जनरल रिसीट जो मेरी होती हैं दैट कम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पे. सो यहां मेरी आएंगी सारी जनरल रिसीट्स. जो भी मुझे जनरली अमाउंट मिला है वो सारा का सारा मेरा कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. एंड आई कैन यूज दिस अमाउंट एनीवेयर. उसके बाद जितने भी जनरल एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे यहां आ जाएंगे टू जनरल
एक्सपेंसेस, जितने भी मेरे जनरल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद बैलेंस शीट में एक हमारा होता था जनरल फंड। जनरल फंड को आई ऑल्सो कॉल कैपिटल फंड। सो जनरल फंड को एक तरह से हम बोलते हैं कैपिटल फंड। सो जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जस्ट वन सेकेंड गाइस, हाँ। सो जो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर सारी मेरी आ जाएगी जनरल रिसीट, सारी जनरल रिसीट मेरी यहाँ आ जाएगी और सारी जनरल एक्सपेंसेस मेरे यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा प्रॉफिट काइंड ऑफ टू सरप्लस। ये मैंने तुम्हें बताया था, हमारे यहाँ पे होता है सरप्लस। दिस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये जो हमारा सरप्लस है, ये वाला जो सरप्लस है, दिस सरप्लस विल बी एडेड इन द कैपिटल फंड। दिस सरप्लस विल बी एडेड इन कैपिटल फंड या जनरल फंड। सो लॉजिक क्या होगा, ध्यान से सुनना। जनरली मेरे पास जो टोटल पैसा है उसमें जितनी भी जनरल रिसीट्स मुझे आती हैं वो ऐड हो जाएंगी और जितनी भी जनरल एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे। कायदे से यही होना चाहिए। बट अगर मैं जनरल रिसीट्स इसी पॉइंट के नीचे हर चीज लिखूंगा कि जितनी मेरे को रिसीट्स हुई टोटल प्लस माइनस जितने एक्सपेंसेस हुए, सो बैलेंस शीट में ये चीज बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो टू कर्ब दिस थिंग हमने क्या किया, जनरल फंड के जितनी भी जनरल रिसीट्स थी वो सारी की सारी हमने यहां लिख दी और जितने भी जनरल एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे हमने यहां लिख दिए। और उसके बाद जो भी इसका नेट प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को हमने जनरल या कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फंड। जनरल फंड मतलब जो पैसा नॉर्मली हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसे जनरल फंड क्या होगा, रिसीट ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे पिछले सालों के, तो कुछ अमाउंट बचा होगा, दैट विल बी जनरल फंड। ठीक है, और उसके बाद जो भी टोटल आएगा वो टोटल हम यहां लिख देंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के आगे ये टोटल आ जाएगा। इसके बाद हमारा आता है स्पेशल रिसीट। अब स्पेशल रिसीट क्या होता है, स्पेसिफिक रिसीट क्या होता है, जो रिसीट हमें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक टूर्नामेंट फंड मिला था। टूर्नामेंट फंड मींस कि सिर्फ और सिर्फ जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा उस टूर्नामेंट के लिए हम आपको फंड दे रहे हैं और जितना भी पैसा टूर्नामेंट फंड में लगेगा या जितना भी पैसा इसमें है वो सिर्फ टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस से रिलेट ही होगा और आप कुछ नहीं करा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक क्लब है, एक पूरा क्लब है जिसके अंदर स्पोर्ट्स एकेडमी टाइप ऑफ है, तो मैंने क्रिकेट का एक टूर्नामेंट फंड ऑर्गेनाइज किया है, तो लोगों ने मुझे टूर्नामेंट फंड के लिए पैसे दिए कि जो भी टूर्नामेंट फंड होगा उसके एक्सपेंसेस आप इस अमाउंट से कर सकते हो। अब द पॉइंट इज जो रिसीट मुझे मिली है दैट इज अ स्पेसिफिक रिसीट, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था पहले। सो दिस इज अ स्पेसिफिक रिसीट और स्पेसिफिक रिसीट एक तरह से हमारे लिए लायबिलिटी होती है कि लोगों ने हमें अमाउंट दिया हुआ है कि ये पैसा आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करना है। तो ऑब्वियसली वो पैसा हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज अ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे स्पेसिफिक फंड। जो भी पैसा ऑलरेडी स्पेसिफिक फंड में पड़ा है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जितने भी स्पेसिफिक फंड में हमने एक्सपेंसेस करे हैं वो यहीं से माइनस कर दें हम, दैट इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड।
स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं हम यहीं से माइनस कर देंगे। और इन केस अगर स्पेसिफिक फंड से हमें कुछ पैसा आया, जैसे टूर्नामेंट में हमने कुछ खाने के स्टॉल्स लगाए हुए थे, उससे हमें कुछ रिसीट हुई, सो दैट रिसीट विल ऑल्सो बी अ स्पेसिफिक रिसीट। उस रिसीट को हम इनकम एक्सपेंडिचर में ना शो करके उस रिसीट को हम यहीं पे ऐड कर देंगे, प्लस इनकम रिलेट्स टू स्पेसिफिक फंड, वो हमारी यहीं पे ऐड हो जाएगी और जो भी इसका टोटल आएगा वो हमारा स्पेसिफिक फंड के आगे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सो पॉइंट क्या है, जनरल फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में आते हैं। और यहां पे क्या होगा, हमारा जो भी ओपनिंग बैलेंस था, सो ओपनिंग बैलेंस, जितना भी ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था उसमें हम ये प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। सेम वे स्पेसिफिक फंड के रिगार्डिंग जो भी हमें अमाउंट आया है वो अमाउंट हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे, वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ हमारा स्पेसिफिक फंड के नीचे ही प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर एक्सपेंस हुआ तो माइनस हो जाएगा, इनकम हुआ तो प्लस हो जाएगा, और जो भी बैलेंस है वो हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है गाइस, दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि जनरल फंड के लिए आप क्या करोगे और स्पेसिफिक फंड के लिए आप क्या करोगे। ये समझ आएगा है सबको? तो जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। अब इसमें एक छोटी सी चीज और होती है, वो भी मैं तुमको बताता हूं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो छोटी सी चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस, टूर्नामेंट फंड में पहले के भी पैसे आए हुए थे, तो लेट्स अज्यूम मेरे पास 1 लाख रुपीस टूर्नामेंट फंड में ऑलरेडी पड़े थे और मुझे डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम या डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट के लिए मुझे डोनेशन मिली लेट्स से 2 लाख रुपीस। ठीक है, टूर्नामेंट फंड में मेरे पैसे रखे थे 1 लाख और डोनेशन मुझे टूर्नामेंट फंड के लिए मिली 2 लाख। और एक चीज और, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू टूर्नामेंट अमाउंट्स टू 3,70,000, और एक्चुअली में जो टूर्नामेंट में मेरा खर्चा था वो 3,70,000 हो गया। ठीक है, एक्चुअली में जो मेरा खर्चा था वो 3,70,000 हो गया। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, मैं इस केस की हेडिंग लिख देता हूं। द हेडिंग ऑफ दिस केस इज व्हेन expenses of specific tournament exceeds the opening balance and any amount received, मीन्स अगर हमारे एक्सपेंसेस ऑफ स्पेसिफिक टूर्नामेंट वो ज्यादा हो गए और हमारी इनकम थी कम, उस केस में हम क्या करेंगे, तो मैं एग्जांपल के उसमें बता रहा हूं तुम्हें। सो टूर्नामेंट फंड में जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था दैट वाज 1 लाख, डोनेशन रिसीव जो हुई मुझे टूर्नामेंट की दैट इज 2 लाख, और एक्सपेंसेस जो टूर्नामेंट से रिलेटेड हुए वो हुए मेरे 3,70,000। मैं फटाफट से इसमें एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैं अभी ये नहीं लिख रहा, और बैलेंस शीट। दिस इज लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट, अमाउंट।
सो मैंने तुम्हें बताया था टूर्नामेंट फंड या कोई भी ऐसे फंड होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंड, और स्पेसिफिक फंड हमारे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आते हैं, और ऑल दी एक्सपेंसेस और इनकम रिलेट टू स्पेसिफिक फंड वो हमारी बैलेंस शीट में ही आएगी। तो होगा क्या, मेरा यहां पे आना चाहिए टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना था, 1 लाख प्लस अमाउंट रिसीव्ड, डोनेशन मुझे कितनी रिसीव हुई, 2 लाख। देयरफॉर जो टोटल अमाउंट मेरा हो गया टूर्नामेंट फंड में मेरे पास कितना हो गया, 3 लाख। अब टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हुआ है, 3,70,000। तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम एक एनपीओ हैं और हमें फंड में कम पैसा आया हुआ है, तो क्या हम सिर्फ डोनेशन पे ही जीते हैं, हम डोनेशन पे नहीं जीते ना। अब अगर हमने टूर्नामेंट कराया है और अगर हमें किसी ने डोनेट पैसा नहीं किया होता, तो हम नॉर्मल पैसे से वो निकालते, जो बिजनेस का नॉर्मल पैसा है, या एनपीओ में जो नॉर्मल रिसीट जनरल रिसीट्स आई हैं उसी में से वो पैसा निकालते। अब वो अलग बात है, किसी ने हमें डोनेशन दे दी, उसमें से हम वो अमाउंट यूज कर रहे हैं। सो लॉजिक क्या होगा, जो हमें स्पेसिफिक अमाउंट आया हुआ है इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस पूरे के पूरे 3 लाख कि जो स्पेसिफिक फंड से हमें अमाउंट आया था वो सारा का सारा हमने यूज कर लिया, और इसके अलावा 70,000 मेरे और लग गए। तो वो 70,000 जो मेरे लगे हैं वो मेरे आ जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस साइड टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3,70,000 माइनस 3 लाख। सो दैट इज जो 70,000 मेरे ऊपर पैसे लगे हैं वो मैं अपने इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दूंगा। तो लॉजिक क्या हुआ कि टोटल जो हमें अमाउंट फंड में पड़ा है हमारे, पहले तो वो अमाउंट यूज करेंगे, अगर उसके अलावा भी हमारे कुछ एक्सपेंस हो गए तो उस एक्सपेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। ठीक है गाइस, ये समझ आया सबको? सो ये हमारा होता है व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ स्पेसिफिक टूर्नामेंट एक्सीड्स द ओपनिंग एंड अमाउंट रिसीव्ड इन दैट टूर्नामेंट। क्लियर है गाइस? तो हमारा छोटा सा, मैं इसमें क्रक्स लिख देता हूं एक, तो हमारा एक छोटा सा क्रक्स क्या बनेगा, regarding general receipts all the expenses and income related to general fund comes in income and expenditure account or specific receipt. All the expenses and income related to specific fund are added and deducted in balance sheet only and do not comes in income and expenditure account। ठीक है, सो ये मेरा एक क्रक्स हो जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सो गाइज ये क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो किसी को, इफ एनीवन हैज अ डाउट यू हैव माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आस्क योर क्वेरी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके, बैक करके, रिवाइंड करके, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अदरवाइज तुम इसको अगर एक बार में समझ नहीं आया दोबारा से देख के इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है इस वीडियो के लिए, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ stock consumed, calculation of cost of stock consumed, calculation of cost of stock consumed।
तो गाइस अब हमारा आता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। 11th में तुम्हें याद होगा, तुमने एक टॉपिक पढ़ा था एंड द टॉपिक वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो हमारा फॉर्मूला होता था दैट वाज सॉरी गाइस, ये ना बीच में थोड़ा सा हैंग हो जाता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो हमारा फॉर्मूला था दैट वाज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही हमारा फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अगर नहीं याद तो याद कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, एनपीओ में हमारा एक टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, कि जैसे स्टेशनरी हमने कितनी यूज़ करी, बैट्स का स्टॉक था कितना यूज़ करा हमने, जैसे क्रिकेट एकेडमी थी, क्रिकेट टूर्नामेंट था तो कितना बैट्स का स्टॉक था वो हमने यूज़ करा, बॉल्स का कितना स्टॉक था यूज़ करा। तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा, ये बिल्कुल जैसे ऊपर था वैसे ही है। सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ें। हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होंगे। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम का फॉर्मूला होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जो भी इससे हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी हमारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेफ्ट साइड हमारा आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो यहां पे आ जाएगी। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम क्यों हम निकालते हैं? अगर हमें ओपनिंग जैसे स्टेशनरी दिया हुआ है, हमें परचेजेस ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है एंड हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, तो हम कोई ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बना रहे हैं कि टू ओपनिंग स्टॉक लिखें यहाँ पे, कि हम यहाँ पे लिखें टू ओपनिंग स्टॉक, जस्ट वन सेकेंड गाइस, हम यहाँ पे लिखें टू ओपनिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे लिखें टू परचेज, फिर यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग अकाउंट। सो हम सिंपल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम यहाँ लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है गाइस? अब इसमें फर्दर एक पॉइंट क्या होता है, इफ परचेजेस आर नॉट गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में परचेजेस ही गिवन नहीं है कि कितनी हमने परचेज करा है, बट हमें जो गिवन है, हमें गिवन है ओपनिंग क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग
क्रेडिटर्स। हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली परचेजेस नहीं गिवन, हमें गिवन है ओपनिंग क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये तीनों चीजें हमें गिवन है। अब हम परचेजेस कैसे निकालें? अगर हमें क्वेश्चन में ये परचेजेस नहीं गिवन और हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इन दिस केस वी विल मेक अ क्रेडिटर अकाउंट। एक चीज तुम्हें याद होगी कि जो भी हम परचेज करते हैं, नॉर्मली जो भी बिजनेस में या एनपीओ में होता है परचेज, वो हम क्रेडिट पे मानते हैं। बिजनेस जैसे एक ट्रेड साइकिल होता है हमारा, वो हम आगे पढ़ेंगे जब तुम्हारा चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स। तो एक ट्रेड साइकिल होता है कि नॉर्मली बिजनेस में एक ही दिन में पैसे नहीं आ जाते। हम जब कुछ सामान लेते हैं, वी परचेज दैट अमाउंट ऑन क्रेडिट, देन वी सेल दैट अमाउंट ऑन क्रेडिट, सेल दैट अमाउंट ऑन क्रेडिट, और जब आगे से पैसे हमें आते हैं, हम वो पैसे अपने सप्लायर को दे देते हैं। दैट इज अ ट्रेड साइकिल। सो सेम वे अगर मुझे परचेजेस नहीं गिवन, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट में मेरा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है, दैट विल कम हियर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, वो हमारा बैलेंस यहां आ जाएगा। उसके बाद जो भी क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, वो आ जाएगा यहां पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ जाएगा। और जो भी हमने अमाउंट पे किया है क्रेडिटर को, इफ यू रिमेंबर, अगर हम कुछ भी अमाउंट क्रेडिटर को पे करते हैं, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज द एंट्री फॉर एनी अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। सो अगर हमने क्रेडिटर को कुछ भी अमाउंट पे किया है, वो हमारे यहां पे आ जाएगा टू बैंक, दैट इज अमाउंट पेड। जो भी हमने अमाउंट पे किया है, वो हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा, हम क्या करेंगे? यहां का टोटल, यहां का टोटल, तो जो भी हमारा यहां पे बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, दिस फिगर विल बी बाय परचेजेस, कि जो भी मैंने क्रेडिट परचेज किए हैं वो ये हैं। ठीक है। सो हमें परचेजेस नहीं गिवन थे, बट हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन थे। तो हमने क्या किया, जो भी हमने क्रेडिटर से क्रेडिटर अकाउंट बना लिया, क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमने राइट साइड दिखा दिया, ये हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। उसके बाद यहां हमने क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। उसके बाद जो भी अमाउंट क्रेडिटर को पे किया है, वो हमने यहां दिखा दिया। तो जो भी मेरा बैलेंस बच गया, वो मेरा आ जाएगा बाय क्रेडिट परचेज। और अगर क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं गिवन, तो वी विल अज्यूम कि सिर्फ हमारी क्रेडिट परचेज ही है, और यही मेरी हो जाएगी ये वाली परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, परचेज नहीं दिया हुआ, तो हमने क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेजेस निकाल दिया, एंड वो वाले परचेजेस हम यहां पे ले गए। ठीक है गाइस। सो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट होता है छोटा सा, बट अभी के लिए उसको स्किप कर देते हैं, वी विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मेन तुम्हें एक बार ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी हुई, ये दो टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एक कंप्लीट क्वेश्चन हम एनपीओ का कैसे करते हैं, जिसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो वो वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर एनी डाउट और एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर, दैट इज 9888 दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। कॉल मत करना, बिकॉज मेरी क्लासेस होती हैं, आई विल नॉट बी एबल टू पिक अप योर कॉल, और आई यूजुअली गेट कॉल फ्रॉम डिफरेंट नंबर, सो मैं शायद दोबारा से कॉल बैक ना कर पाऊँ। सो इट्स बेटर कि तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के जो भी क्वेरी हो वो मुझसे पूछ लेना। चलो गाइस।